हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे थे चंडीगढ़ पीआरटी की मैराथन क्लासेस, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे थे। तो हम क्लास 5 तक उसे ख़त्म कर चुके थे, जिसमें हमने ईसीसीई के बारे में पढ़ा था। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर आपको डायरेक्टली गिवन है, और ये जो हमारी क्लासेस हैं ये बिल्कुल 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स को टारगेट करेंगे। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको इतना करना है कि जो भी हम क्लासेस में करा रहे हैं उसके नोट्स आप देखकर बना सकते हैं वीडियो के थ्रू, और साथ में आपको उन्हें बस लर्न करना है, और आपको हर एक क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की आईसीटी का क्या रोल है। आईसीटी क्या है? आईसीटी जितनी भी जो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है अब की, हम सारे काम नेट से कर रहे हैं। पहले हमें कुछ भी देखना होता था तो हमें लाइब्रेरीज में जाके बुक्स को सर्च करना पड़ता था, बट अब गूगल के थ्रू या फिर हम कहीं इंटरनेट के थ्रू हमें कोई भी वर्ड का मीनिंग देखना है तो हम एक बार में टाइप कर कर उसका मीनिंग देख सकते हैं। बट उससे पहले क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो हम डिक्शनरी का यूज करते थे। मुझे याद है हमारे स्कूल डेज में हमें होमवर्क मिलता था कि डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग्स फाइंड करके लाने हैं। बट आज के टाइम पे तो आपको सारी चीजें पकी पकाई मिल रही हैं, सब कुछ गूगल को प्रोवाइड हो रहा है। तो इसलिए अब जो है हम देख सकते हैं कि क्रांति आई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कि जो पढ़ने वाले बालक हैं उनका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आईसीटी। और जो मतलब कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प करता है, उनकी स्टडीज़ में सबको हेल्प करता है स्टडीज़ में, और सभी अपनी जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं आईसीटी की हेल्प के थ्रू, और बहुत हेल्प हमें मिलती है इससे। तो अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 3 तरीके की अप्रोच है। पहली है हार्डवेयर अप्रोच, मशीन स्लाइड्स कंप्यूटर। हार्डवेयर अप्रोच के अंदर क्या रही है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। जो मैं आपको समझा दूं कि भाई 3 अप्रोच दी गई है तो 3 अप्रोच आपको याद करनी पड़ेगी। जिसमें हार्डवेयर अप्रोच, हार्डवेयर में क्या आएगा, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि मशीन स्लाइड्स कंप्यूटर, इन्हें हम छू सकते हैं, वो आएगी हमारी हार्डवेयर अप्रोच में। सेकेंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसमें आते हैं ग्राफ, मैप, मॉडल, फ्लैनल बोर्ड। तो इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच का। और नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम कैसे चलता है, प्लानिंग के थ्रू। तो ये हम याद कर लेंगे, सिस्टम अप्रोच में आती है कि प्लानिंग के थ्रू हम अपना काम करेंगे। तो आपको याद रखना है 3 तरीके की अप्रोचेज हैं। हार्डवेयर अप्रोच जिसमें आती है हमारी मशीन्स स्लाइड्स कंप्यूटर, फिर है सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसमें आता है ग्राफ मैप फ्लैनल बोर्ड ये सब, और सिस्टम अप्रोच में आती है प्लानिंग। अब आईसीटी स्कूल में 2004 से शुरू किया गया। तो ये जो आईसीटी है ये स्कूल्स में कब से शुरू किया है, 2004 से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम आईसीटी को इंडिया में कब यूज किया गया स्कूल्स के अंदर, तो 2004 में। ये इतना ही चैप्टर है, इसमें जो याद करने वाली बातें हैं वो मैंने आपको लिख के दे दी है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दिया है आईसीटी का। अब आ जाती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसएबिलिटीज। तो हमें पता है कि बच्चों के अंदर जब हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, लेकिन कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिल सकते हैं जो कि डिसेबल्ड हो, और हमें उनकी पहचान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें उन बच्चों की पहचान नहीं होगी तो हमें लगेगा कि ये जानबूझकर काम नहीं कर रहा है, और हम उसे और ज्यादा काम देंगे और ज्यादा टॉर्चर करेंगे, और उसकी शेम शेम भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल मारना तो अलाउड नहीं है। बट अगर हमें ध्यान होगा कि किस किस प्रकार की डिसेबिलिटीज बच्चे में हो सकती हैं, तो हम बच्चे को देखते ही उसके पैटर्न के थ्रू पहचान जाएंगे कि ओ, इसको मैथ्स की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो इसको डिसकैलकुलिया हो सकता है, इसे बोलने में प्रॉब्लम है तो इसे डिसअफेजिया हो सकता है। तो इस तरीके से हम पैटर्न को देख के समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो डिसेबिलिटीज का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है 1963 में। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम इंपॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी हमें सैमुअल क्रिक ने दी थी। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में क्या आता है कि कितने प्रकार की हो सकती है। एक आ सकती है कि लर्निंग रिलेटेड, लर्न करने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, और डेवलपमेंट से रिलेटेड। मैथ से रिलेटेड डिसकैलकुलिया, रीडिंग से रिलेटेड कि भाई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, राइटिंग से रिलेटेड बच्चा लिख नहीं पा रहा है, लर्निंग से रिलेटेड कि बच्चे को याद नहीं हो रहा है, और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज,
तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, इन नोट्स में हमने बहुत ज्यादा डीप में लिखा हुआ है। आपको इतने डीप में करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा मैं उसको आपको लाइन टू लाइन बताती जाऊंगी। लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज में क्या होता है कि अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। तो ये इफेक्ट करता है कि बच्चा बात को कैसे समझता है, कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। हो सकता है कि हम बच्चे को कोई वर्ड्स बोल रहे हैं और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या बोला जा रहा है। तो ये से कौन सी डिसेबिलिटी में है? लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटी। जो मेन नाम है इसका वो है डिसलेक्सिया। आपको सिर्फ ये डिसलेक्सिया याद करना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया कैसी बीमारी है, तो हम कहेंगे लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। तो डिसलेक्सिया सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने फाउंड किया था। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद करना है कि डिसलेक्सिया में होगा क्या। अल्फाबेट की प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी कि जो डी है और बी जो हम लिखते हैं उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये बी है या डी है, वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। 6 को 9 पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है, तो वो क्या है? वो डिसलेक्सिया है, लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें बहुत डीप में है, उस चीज की आपको जरूरत नहीं है। राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, राइटिंग रिलेटेड में भी एक ही आती है, वह डिसग्राफिया, जिसमें आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ये डिसऑर्डर है जिससे हमारी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, और रिस्ट में या बॉडी में या पेपर पोजीशन में हमें प्रॉब्लम आती है। और हम इसका ध्यान कैसे करेंगे? बच्चा बार बार इरेज कर रहा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चा बार बार इरेज कर रहा है तो बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है? तो लिखेगा तभी तो इरेज कर रहा है, और गलत लिख रहा है, इसका मतलब क्या? उसे डिसग्राफिया। उसके बाद में आती है टाइप्स ऑफ डिसकैल्कुलिया, से पहले मैथमेटिकल डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है? डिसकैल्कुलिया। मैथमेटिकल डिसऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आपको टिक करना डिसकैल्कुलिया। इसमें आपको न्यूमेरिक डिसेबिलिटी होती है, डिफिकल्टी आती है कैलकुलेशन करने में। अब उसके बाद में है, एक सेकेंड, रीडिंग डिसेबिलिटी। रीडिंग डिसेबिलिटी में आता है अफेजिया। आपसे अफेजिया ही दिया जाएगा ऑप्शन में, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है 15 मार्क्स के लिए। तो अफेजिया में क्या किया? एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिससे पर्सन की एबिलिटी जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंसान कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, दूसरे से अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, और जिससे उसे फ्रस्ट्रेशन को लीड करता है। तो अब मैं आपको एक बार सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले है लर्निंग डिसेबिलिटी जो है डिस्प्रेक्सिया, फिर है राइटिंग वो है डिस्ग्राफिया, मैथ्स के रिलेटेड डिसकैल्कुलिया, और रीडिंग डिसेबिलिटी है अफेजिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब डेवलपमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी, तो इसके अंदर आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसटी। एएसटी क्या है? एएसटी है कि बच्चे का कहीं पर ध्यान नहीं लगता है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। और ऑटिज्म, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये होता है कि बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है। बुलिमिया नर्वोसा मैंने आपको पहले बताई थी कि बच्चा अपने जो स्ट्रेस है उसको खाकर कम करता है। एनरोक्सिया नर्वोसा है जिसके अंदर इंसान ये सोचता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा है, लेकिन असल में वो मोटा नहीं होता है, तो वो अपना खाना छोड़ देता है, जिससे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। सेपरेटिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कि बच्चे का ध्यान कहीं पर नहीं लग रहा है। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये एक्ट हमारा जो है वो 2016 में रिवाइज किया गया था। इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज हैं, और ये हमें ध्यान रखना है। ये सारी डिसेबिलिटीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इनमें से ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से कौन सी 21 डिसेबिलिटीज हैं जो हमारे 2016 में दी गई थी, या फिर कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस, फिर आता है लो विजन, लेप्रोसी काउड पर्सन। ब्लाइंडनेस क्या होता है? कि इंसान को दिख नहीं रहा है। लो विजन, धुंधला दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। लेप्रोसी काउड पर्सन, कूब जिसको हम बोल देते हैं, कुबड़ जिसको बोल देते हैं, कि बॉडी का पार्ट सही से काम नहीं करता। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें इंसान का सुनता नहीं है। डेफ हम कब मानेंगे? जब इंसान को 70 डेसिबल से कम का सुनाई ना दे। तो 70 डेसिबल्स तक ही साउंड सुनाई दे, उससे नीचे उनको सुनाई ना दे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने से रिलेटेड। ड्वार्फिज्म जो है वो बोनापन होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइंड से रिलेटेड होती है। मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि जिसको हम कह देते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल प्लासी, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। मस्कुलर क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये आपको देखना है। लो विजन में आपको ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो लो विजन है वो नॉट मोर देन 6/18 विजन, और विजन नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए? 20/60 से तो कम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और 6/18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। डेवलपमेंटल रिलेटेड डिसेबिलिटी ये हम कर चुके हैं। इसके बाद में
यहाँ पर आ जाता है, मानसिक रूप से मंदबुद्ध बालक को 4 भागों में बांटा गया। ये हमसे पूछा जा सकता है, ये हमारे काम की चीज है कि जो मानसिक रूप से मंदबुद्ध है उसको हम मंद बुद्धि है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 67, माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत बच्चे के अंदर हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वो है 36 to 51। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, उसका आईक्यू हम लेंगे 20 से 25। ये चाइल्ड जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड देन है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन जो कि है बिलो 20, और इसमें प्रॉब्लम आती है, बिना देखभाल के बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, लाइफ सपोर्ट के लिए उन्हें एक पेरेंट की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2002 में आर्टिकल 21 ए के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग 3 में कहा गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। तो ये बात कब हुई? 2002 में हुई। इससे आर्टिकल कौन सा इफेक्ट हुआ? 21A बना। कब बना? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से बना। और कौन से भाग? 3 भाग में ये कहा गया कि शिक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। आरटीई को संसद में कब बिल पारित किया गया? तो वो किया गया 4 अगस्त 2009 में। पूरे भारत में आरटीई कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन हमें ध्यान रखना कि जब जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ 2019 के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर। आर्टिकल 10 में कहा गया कि माता पिता की ये ड्यूटी है कि उन्हें बच्चों को स्कूल में भेजना है। इसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? वो है 4। और आर्टिकल 11 में आंगनवाड़ी की बात की गई है। आंगनवाड़ी वही जो आज के टाइम पे हम बाल वाटिका बोल सकते हैं, नई एनईपी के अकॉर्डिंगली। फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड इट इज फॉर एज 6 to 18। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमाने के लिए कि डिसेबल्ड के लिए कितनी है, तो वो 6 to 18 है। अब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो देख लेते हैं कि कितने बच्चों पर कितने टीचर स्कूल के अंदर होने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर अगर आपकी एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको एक टीचर चाहिएगा। अगर 30 से ये 31 हो जाते हैं तो आपको एक बच्चे के साथ में 2 टीचर चाहिएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भाई 30:1 है, तो अगर 31 टीचर्स अगर स्कूल के अंदर है तो क्या होगा? तो हम एक और टीचर को बुलाएंगे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कहेंगे कि एक बच्चे को एडजस्ट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही अपर प्राइमरी लेवल में 35 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना जरूरी है रूल्स के अकॉर्डिंग। शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे के लिए काम करेगा और साल के 200 दिन अगर वो प्राइमरी में है, और अगर वो अपर प्राइमरी में है तो वो 220 दिन या फिर 1000 घंटे काम करेगा। प्राइमरी स्कूल जो है वो गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो हर 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको हम अध्यक्ष बनाएंगे, उनका हम रोल एक प्ले करवाएंगे स्कूल के अंदर। वो देखेंगे कि स्कूल में क्या काम हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, क्या हम और बेटर कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, जिससे जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगा पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, और एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा। और जो उनके पेरेंट्स है वो ज्यादा ध्यान देने की भी कोशिश करेंगे। इससे उन्हें भी थोड़ी बहुत पावर मिलेगी कि वो अपना सही गलत बता सकते हैं, जो भी उन्हें चेंजेस चाहिए। आर्टिकल 28 के अनुसार कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंदर बात की गई कि कोई भी जो टीचर है वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि टीचर्स बहुत शोषण कर रहे थे बच्चों का, उनको धक्के से ट्यूशन में पढ़वा रहे थे कि नहीं तो फेल कर दिया जाओगे। ऐसा कुछ वाक्य हुए होंगे कई बार, जिसकी वजह से ये आर्टिकल निकल कर आया है। फिर एक्ट 17 के अनुसार, सॉरी मैंने आर्टिकल बोला, आर्टिकल 28 नहीं है वो, एक्ट 28 है। आज थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है, आई एम सो सॉरी। एक्ट 17 के अनुसार बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है कि जो पनिशमेंट बंद कर दी गई है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करी गई है? वो की गई है एक्ट 17 के अकॉर्डिंगली। शिक्षा को मौलिक आधार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत 135वां देश बना है। तो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने वाले हम 135वें देश हैं। इससे पहले 134 देश जो थे वो ये सारी चीजें लागू कर चुके थे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होते हैं उनका 25% कोटा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में दिया जा रहा है, वो सबको पता है इस बारे में। आर्टिकल 7 एक्सपेंडिचर रेशियो, आर्टिकल 7 के अंदर बताया गया है कि कितना खर्चा सरकार उठाएगी। 11th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली सेंटर 55
परसेंट और स्कूल जो था वो 45% उठाएगा। लेकिन अब 12th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली जो सेंटर है वो 65% खर्चा उठाएगा और जो स्टेट है वो 35% खर्चा उठाएगी। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर क्या है कि जो सेंटर है वो 90% खर्चा उठाएगी और जो स्टेट है उसको सिर्फ 10% खर्चा देना होगा, ताकि वहां पर जो एजुकेशन है वो उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके और लोगों का जो रोल है उसके अंदर उसको बढ़ा सके, लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजे। और अगर हमसे एट प्रेजेंट पूछे कि क्या रेशियो है जो सेंटर, इसको मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि स्टेट को 1000 रुपए लगते हैं पूरे मतलब अपने स्टेट के स्कूल चलाने के लिए। तो अब वो 1000 रुपए को कैसे खर्चा मिलेगा उनको, कि वो 1000 रुपए आएंगे कहाँ से? तो वो 1000 रुपए जो खर्चा होगा ना उसमें 600 रुपए तो देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 400 रुपए बचे हैं उसको स्टेट को ही देने पड़ेंगे। तो अब जो रेशियो है हमारा वो है 60:40 का। ये आपको 11th ईयर वाले और 12th ईयर वाले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंट का याद कीजिए कि अभी सेंटर उठाती है 60% खर्चा और स्टेट उठाती है 40% खर्चा। अब आता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है कि भाई शिक्षा के क्या क्या प्रकार है। एडम्स ने क्या कहा कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बाइपोलर होता है, सिर्फ दो ही लोगों का रोल होता है, एक होती है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट, बस इनका ही आपस का इंटरेक्शन है और यही टीचिंग कहलाता है। लेकिन बाद में आए जॉन डुई और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है एडम्स जी, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचर और स्टूडेंट का तो रोल है ही है, उसके साथ में करिकुलम का भी रोल है कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात किसने कही? जॉन डुई ने। तो टीचिंग क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मार्क करेंगे टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो शिक्षा के डिपेंडेंस कौन है? तो शिक्षा में डिपेंडेंट कौन होएगा कि भाई कौन शिक्षा लेने आ रहा है और किसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो आप ये ध्यान नहीं रखना आपको कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चा तो डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, वो तो लर्निंग बाय डूइंग करेगा, एनवायरमेंट से सीख लेगा। नहीं, बच्चा जो है वो हमेशा एक बच्चा ही रहेगा और उसका हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। इसलिए जो डिपेंडेंट है वो स्टूडेंट है, इंडिपेंडेंट है जो टीचर है और मेडिएटर जो है वो करिकुलम है, जो उनके बीच में एक मध्यस्थता का काम कर रहा है वो है करिकुलम। टीचर क्या देखेगी? करिकुलम देखेगी कैसे कराना, और स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? करिकुलम पढ़ेगा। तो ये उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है। अब एजुकेशन के टाइप, एजुकेशन के 3 टाइप है, ये भी आपको याद करना है। तो एजुकेशन जो है वो हैवी ट्राइपोलर प्रोसेस जिसके अंदर टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट है, और इसके टाइप भी 3 ही है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हमें अपने माता पिता से, परिवार से, समाज से मिलती है, जो हमें अपने दोस्तों से मिलती है, मिल जाता है ना ज्ञान दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, तो वो कौन सी है? इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन जो हमें स्कूल से और कॉलेज से मिलती है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ई लर्निंग, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंगली चीजों को सीखते हैं, बट इसके अंदर एक करिकुलम होता है। बट जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ना उसमें कोई करिकुलम नहीं होता, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, कभी आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओ। फिर है न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन। अब एक नई टाइप ऑफ एजुकेशन निकल के आई है जिसमें है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और विदाउट इंटरफेरेंस की एजुकेशन। तो ऑटोक्रेटिक क्या होती है? ऑटोक्रेटिक होती है जी, ऑटो का मतलब ये होता है कि एक जने पर निर्धारित हो, जैसे ऑटोक्रेसी होती है कि एक जने की सरकार बनी है। तो टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन है, जो मेन आदमी है सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज होती है। आज टीचर का मन है पढ़ाने का तो पढ़ाएगा, आज मन नहीं है तो नहीं पढ़ाएगा। वो कौन सी होगी क्लासरूम? वो होगी ऑटोक्रेटिक क्लासरूम, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। सेकंड आती है हमारे पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का तो हमें पता ही है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है? शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों की भूमिका है। इसके अंदर शिक्षक और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करके चीजों को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल आज के टाइम पे ये हमारी नीड है कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है विदाउट इंटरफेरेंस, किसी भी बिना दखल अंदाजी की जो हमारी एजुकेशन होगी वो है विदाउट इंटरफेरेंस की एजुकेशन, जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है कि किसी भी तरह का अध्यापक का या स्कूल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब आप डिस्टेंस एजुकेशन से करें तो आप चाहे रोज पढ़िए या फिर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़िए, आपको कोई आगे कोई कुछ कहने नहीं वाला। तो ये है विदाउट इंटरफेरेंस की एजुकेशन। ये बात आपको याद रखनी है, इनमें से एक भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है शिक्षा के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, की कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये सबसे पहली चीज जो आपके सिलेबस में दी हुई है वो कवर कर रहे हैं हम। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलेंगे कि अगर बच्चे को कैट के बारे में पता है या फिर काउ के बारे में पता है
तो पहले हम ये बताएंगे कि उसको फोटो दिखा के कि बच्चों ये कैट है, आपको पता है क्या? वो कहेंगे हाँ पता है। फिर हम उसके बारे में और चीजें बताएंगे उन्हें कि भाई ये लाइन स्पीशीज से डिनोट करती है, इस बारे में उन्हें नहीं पता होगा। या फिर हम जब देखते हैं कि हम पहले बच्चों को काऊ के बारे में सिखाते हैं कि भाई ये घास खाती है, ऐसे करती है, बट जब बच्चा फिफ्थ क्लास में आ जाता है तो हम उसे चूइंग के बारे में, कबिंग के बारे में बताते हैं कि भाई जो काऊ है वो अपना खाना मुंह में रखती है और फिर उसको धीरे धीरे चबा रही होती है। ये सारी चीजें हम उन्हें पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम नोन से अननोन की तरफ लेके चलते हैं। फिर स्पेसिफिक से जनरल हम जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा हम उल्टा कर देते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे, नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल होगा। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई जो चीज है ना, जब हम बच्चे को पहली बार सिखाएंगे तो उसे वो विशेष लगेगी कि ओ ये तो हमने नया सीखा है। लेकिन जब वो इस चीज को समझ चुका है, इस चीज को सीख चुका है, तो उसके लिए वो बातें अब कैसी हो जाएगी, जनरल हो जाएगी कि ये चीजें तो हमें पता है। फिर है सरल से जटिल। तो जो भी हम पढ़ाएंगे वो इजी टू हार्ड की तरफ लेकर चलेंगे। पहले ही हार्ड पढ़ा देंगे तो बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कंप्लीट टू पार्ट, ये गेस्टॉल्ट ने कहा है। आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि निगमन विधि आपको पता होगा कि भाई पहले हम बच्चों को पूरे जो हैं वो एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल दिखाएंगे, और फिर हम निगमन की तरफ आ जाएंगे कि रूल दिया और एग्जाम्पल दे दिए। अनिश्चित से निश्चित की और मूर्त, पहले हम सिंबल्स की तरफ नहीं जा सकते, पहले हमें उन्हें लाइव चीजें दिखानी पड़ेगी, फिर हम अमूर्त की जाएंगे कि सिंबल्स की तरफ जाएंगे। मनोविज्ञान से तर्क की और लॉजिकल थिंकिंग की और। एनसीएफ हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने इसके अंदर आईसीटी पढ़ा, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज पढ़ी, उसके बाद में हमने आरटीई पढ़ा, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़े। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही हमें हिम्मत मिलती है और क्लासेस बनाने की, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें डाटा निकालना पड़ता है, सिलेबस से मैच करना पड़ता है, और पूरी कोशिश रहती है कि कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर ना जाए। तो अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।